हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th का बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट सेशन में रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट भी थोड़ा बहुत बताया था एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आपको सिखाया था। अकाउंटिंग टर्म्स में क्या क्या वर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग वर्ड हमने वन बाई वन सीखे थे। ठीक है, अकाउंटिंग वर्ड्स हमने सीखे, टर्म्स सीखे, काफ़ी सारे वर्ड्स बताए मैंने आपको। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है, एसेट्स, लायबिलिटी, ये वन बाय वन हमने पढ़ा था। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस इज, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है हमारे लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलते हैं सीधे और इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज है और इसमें कैसे करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू और इस एग्जाम में भी 100% आता ही आता है। ठीक है, तो जो भी हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी सभी जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे, तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हर किसी को आना चाहिए। ठीक है, अकाउंट्स स्टार्ट यहीं से होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन जब आपको समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे आप अकाउंट्स के साथ टच में आ जाएंगे और अकाउंट्स आपको समझ में आने लगेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो लेट्स स्टार्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग देखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन की मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन की वन बाय वन प्रैक्टिस करेंगे। तो लिखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट, विच इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब ये होता क्या है ये सीखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले सभी बच्चे एक फॉर्मूला लिखेंगे, एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है ये ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया था, इसके एग्जांपल्स दे दिए थे। जिनको नहीं पता वो अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियो देख ले। ठीक है, तो एसेट्स इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, लायबिलिटीज। इस फॉर्मूले को भी लिख लो, दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा अकाउंट सीखने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आई होप आपको लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, ये चीजें पता है। ठीक है, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी हुई है या पढ़ा हुआ है उसको पता होगा। तो एसेट्स बराबर क्या होता है बच्चों, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसी फॉर्मूले की बेस पे हम पूरा चैप्टर करने वाले हैं, एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट, बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट। इट मींस डबल एंट्री बुक कीपिंग ही चलेगा। डबल एंट्री इसका मतलब क्या है, डबल एंट्री, डबल एंट्री मींस डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, डेबिट भी होगी ट्रांजेक्शन और क्रेडिट भी होगी। तो डेबिट क्रेडिट कैसे होता है वो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ठीक है, पहले आप तो एक ये डेफिनेशन लिख लीजिए एंड साथ में ये फॉर्मूला नोट करिए। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट बेस्ड है पूरी अकाउंटिंग, डबल एंट्री पे ही चलेगी आप जितने भी अकाउंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों डबल एंट्री को कैसे इफेक्ट करता है कोई भी ट्रांजेक्शन। आई होप फॉर्मूला आपने लिख लिया। तो एसेट्स बराबर हमने पढ़ा लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस फॉर्मूले पे हमें काम करना। अब देखो मैं बताता हूँ डबल एंट्री क्या होती है। ठीक है, तो डबल एंट्री अच्छे से सीखना तभी अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आएगा। एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा, सपोज मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद कैश। बेसिक टर्म्स को समझो पहले, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आने लगेगी। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कोई पर्सन कैश लेके बिजनेस स्टार्ट करता है। कोई एक पर्सन है, इसने अपने घर से पैसे लिए 5 लाख रुपए, अब ये बिजनेस करने चला गया, अब ये बिजनेस करने चला गया। कोई पर्सन अब बिजनेस करने जा रहा है 5 लाख रुपीज लेके, तो इसको हम क्या बोलेंगे बिजनेस में, अब इसके पास कैश है। ठीक है, और साथ में दिस इज इक्वल टू कैपिटल। क्या ये कैपिटल भी, जितना पैसा कोई पर्सन बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, और कैश भी तो है ये। तो कैश एंड कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करेगा।
जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो किसको अफेक्ट करेगा, कैश एंड कैपिटल अकाउंट को। ओके, एक ट्रांजेक्शन और समझते हैं। अब बताओ, हमने माल खरीदा मार्केट से, परचेज गुड्स खरीदे तो क्या होगा, या तो गुड्स हमने कैश में खरीदे होंगे या तो हमने ये गुड्स क्रेडिट में खरीदे होंगे। ओके, इफ कैश परचेज, अगर कैश परचेज किया है तो क्या हुआ होगा, स्टॉक आया होगा हमारे पास, स्टॉक बढ़ गया होगा और कैश कम हो गया होगा। जब आप मार्केट से परचेज करते हो तो क्या होता है, कैश आ जाता है और स्टॉक आ जाता है और कैश चला जाता है। बट अगर हमने क्रेडिट में माल खरीदा, उधार में, तो क्या होगा, तो क्रेडिट परचेज करने से क्या हुआ होगा, देखें ध्यान से, काफी सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। तो क्रेडिट परचेज के अंदर क्या होता है, क्रेडिट परचेज करने से स्टॉक तो आपको मिलेगा, बट पेमेंट तो हमने करी नहीं, पेमेंट नहीं करी तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ गई, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिटर्स, हमारे ऊपर कर्जा हो गया थोड़ा सा, दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। ठीक है, ऐसी गुड्स अगर सोल्ड करें, अगर हम माल बेचें, सेल्स की जाए, अगर हम सेल्स करें, सेल्स भी या तो कैश सेल होगी या तो क्रेडिट सेल होगी। कैश सेल्स करने से क्या होता है, कैश सेल की, अगर हमने कैश सेल की तो कैश आएगा और स्टॉक जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा। क्रेडिट सेल से क्या होता है बच्चों, क्रेडिट सेल करने से क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन या बिजनेस टर्म्स पे, तो क्रेडिट सेल से कैश तो नहीं मिलेगा बट स्टॉक तो चला गया, माल तो चला गया, बट कैश नहीं आया, कैश बाद में आएगा। आज आपने किसी को माल दे दिया उधार में तो 2-4 दिन बाद पैसे देगा, उसको हम बोलते हैं डेटर्स। जिन लोगों से हमें पैसे लेने हैं उनको डेटर्स बोलते हैं, जिन लोगों को हमें पैसे देने हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। ये अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदने से क्या होता है, फर्नीचर परचेज करेंगे तो जब फर्नीचर खरीदते हैं तो आपके पास एक एसेट्स आती है और एक एसेट जाती भी तो है, फर्नीचर आ गया, कैश चला गया। इस तरह से इफेक्ट करती है हर एक ट्रांजेक्शन दो चीजों को। समझ में आया आपको, हर एक ट्रांजेक्शन दो चीजों को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ये चीजें हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखनी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम सारी ट्रांजेक्शन दे रखी होगी, कैसी ट्रांजेक्शन दी होंगी अभी मैं इलस्ट्रेशन की हेल्प से आपको समझाऊंगा सारी की सारी। ठीक है, गुड्स खरीदा है, स्टॉक बेचा है, फर्नीचर खरीदा है, डेप्रिसिएशन लग गया है। ठीक है, ये सारी चीजें 1 बाय 1। ड्राइंग से क्या होता था, ड्राइंग का मतलब है कैश घर ले गया, जैसे कैपिटल इन्वेस्ट करता था तो क्या होता था, पैसे लेके आता था। जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो कोई कैश और कैपिटल बढ़ता है, बट कोई ड्राइंग कर लेता है तो क्या हो जाता है, ड्राइंग करने से कैश भी कम होता है बिजनेस में और कैपिटल भी कम हो जाता है। तो जो हमारी ट्रांजेक्शन है, एटलीस्ट, अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, देखो ट्रांजेक्शन जितनी भी हैं, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस की, चाहे आप माल खरीद रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, सैलरी दे रहे हो, या तो उनका डबल इफेक्ट होगा, ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, टू आइटम्स, इफेक्ट ऑन टू आइटम्स। इफेक्ट, जो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ने वाला है, इफेक्ट ऑन 2 आइटम्स और मोर देन 2 आइटम्स, कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है, मोर देन 2 आइटम, 2 या 2 से ज्यादा आइटम पे हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया था, डेप्रिसिएशन लगेगा तो एसेट्स की वैल्यू कम भी होगी, एक खर्चा भी है, सैलरी देनी है तो सैलरी एक एक्सपेंस भी है और कैश भी कम हो जाएगा। यानी हर एक चीज के डबल एस्पेक्ट तो होंगे ही, तो होंगे एटलीस्ट, क्योंकि पूरी बुक का नाम क्या है आपकी, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, तो सारी ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट किस पे पड़ता है बच्चों, डबल एंट्री, डबल आइटम्स पे। और देखते हैं अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों बनाएंगे कैसे, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए हमें क्या फॉर्मेट फॉलो करना है। बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। एसेट्स बराबर क्या करना है आपको, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बाकी किस तरह के फॉर्मेट में डालना है अभी जस्ट हम एग्जांपल में, इलस्ट्रेशन में हम देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करके क्वेश्चन को, तो एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल यही रखनी है और इसी फॉर्मूले पे आपको काम करना है। काफी आसान है, आई होप आप सभी सीरियसली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो देखते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें काम कैसे करना है। तो सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी क्या होंगी, डबल एस्पेक्ट की होंगी और डबल एंट्री इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन लिखी हो तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, पहले पहचान तो लो वो एसेट्स की बात कर रहे हैं या फिर किसी एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। अब पता तो चल जाएगा, मैंने अकाउंटिंग टर्म्स में आपको सिखा दिया कि एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं। ठीक है,
एसेट्स क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, एक्सपेंस ही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सैलरी लिखा है तो समझ में आना चाहिए खर्चे की बात हो रही है, रेंट लिखा है तो ये एक एक्सपेंस है, एसेट्स नहीं है। फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये एसेट्स है। ठीक है, ऐसे कैपिटल तो नहीं है कहीं, लाइबिलिटी तो नहीं है ये। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना तो आना ही चाहिए, जब भी तो एंट्री डालोगे आप। ठीक है, लाइबिलिटीज तो नहीं है। ठीक है, और क्या होता था इसके अलावा, ड्राइंग तो नहीं है। यू हैव टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग। तो जब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें, एसेट्स क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, इनकम क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें वन बाय वन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें पता होंगी तो आपको काउंटिंग इक्वेशन आसानी से समझ में आने लगेगा। तो चलिए यहाँ तक आप फॉर्मूला नोट करिए, फिर करते हैं आगे। तो देखते हैं एक क्वेश्चन। चलिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह का आपको फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर या फिर डेट, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो सीरियल नंबर या फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, डेट। तो जनरली सीरियल नंबर लिखते हैं तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, तो सीरियल नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर लिख देते हैं, ट्रांजेक्शन्स या फिर। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं हमारे सारे एसेट्स। इधर क्या आएंगे, हमारे सारे एसेट्स आ जाएंगे। इस वाले कॉलम में मैं एसेट्स की हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, सारे एसेट्स। और फिर यहाँ पर हमने लिख लिया लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स बराबर क्या था, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इस फॉर्मेट पे आपको काम करना है। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। एसेट्स में देखिए आप, सबसे सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सुनील है वो फर्स्ट एंट्री है। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट एंट्री। सुनील स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर आपको यही लाइन लिखनी है सेम, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद कैश। सेम वही लाइन लिखनी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है बच्चों, जो लाइन यहाँ लिखी है वही लिखनी है। मैं यहाँ पर ABC या 1 2 3 डाल दूंगा, बट आप क्या करना है, यही पर्टिकुलर्स में जो ट्रांजेक्शन हुई है वही रिकॉर्ड करनी है। सिंपल है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना, जो हुआ है वो लिख दो भाई। बिजनेस स्टार्ट किया, लिख दो सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको नोट करना है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर मैंने लिखा, देखो कैश। कैश कितना लेकर आई है, सुनील 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले कैश में आप लिखो 1 लाख रुपए। ध्यान से देखना, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैश और कैपिटल में इफेक्ट डलेगा। कैश में भी 1 लाख रुपए डाल दिया हमने, और कैपिटल में भी 1 लाख रुपए डाल दिए। सेकेंड एंट्री के पास चलते हैं। अब एंट्री नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पर वो नरेशन आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। क्या लिखोगे, परचेज गुड्स इन कैश। यहाँ पे क्या लिखोगे, परचेज गुड्स इन कैश। ठीक है, आ रहा है समझ में। यही वाली सेम लाइन आपको लिखनी है, परचेज गुड्स इन कैश। कितने का, 50,000 रुपए का हमने गुड्स खरीदा। गुड्स खरीदा तो यहाँ आपको क्या लिखना है, स्टॉक। स्टॉक आया है 50,000 रुपए का, और 50,000 रुपए कैश कम हो जाएगा। तो जो माइनस करना है ना वो ब्रैकेट में डाल देना बच्चों। ठीक है, माइनस करने वाले आइटम कैसे शो करोगे आप, ब्रैकेट में। तो एक अब यहाँ पर जो निकल के आएगा बैलेंस, उसको बोलेंगे नेम इक्वेशन। फर्स्ट टाइम आपको क्या करनी है, 2 ट्रांजेक्शन डालनी है। एक तो बिजनेस स्टार्ट करने वाली, जस्ट एक उसके बाद वाली। पहले मैंने क्या डाला, बिजनेस स्टार्ट करा किसी ने कैपिटल लगा के, 1 लाख रुपए वो डाल दिया कैपिटल में। ठीक है, फिर उसने गुड्स खरीदे तो स्टॉक आ गया, कैश चला गया। अब न्यू इक्वेशन क्या आई, कितने रुपए बचे इसके पास, 50,000 रुपए, प्लस स्टॉक कितने का बचा वो अलग से लिखो, 50,000 रुपए। कैपिटल कितने की है, कैपिटल तो सर उतनी ही है जितनी पहले थी, 1 लाख रुपए। कैपिटल कब बढ़ेगी घटेगी बच्चों, याद रखना, कैपिटल में इंपैक्ट कब पड़ेगा, जब कभी भी प्रॉफिट हो जाए तो कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, लॉस हो जाए तो कैपिटल कम हो जाएगी। सिंपल है ना, लॉस हो जाए तो कैपिटल कम हो जाएगी। एक्सपेंस के टाइम कैपिटल कम होगी, ड्राइंग के टाइम कैपिटल कम हो जाएगी, और पैसा लगाएगा बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, अगली एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है, थर्ड एंट्री। अब न्यू इक्वेशन लिख दिया, अब यहाँ पर हम थर्ड एंट्री कर रहे हैं, सीरियल नंबर 3, फर्नीचर वाली। कौन सी वाली, फर्नीचर वाली। तो इन्होंने फर्नीचर खरीदा, बताओ एसेट्स है, एसेट्स है तो एसेट्स में लिख दो फर्नीचर। बताओ जी फर्नीचर कितना, हमने फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपए का। ओके, 20,000 का फर्नीचर खरीदा तो 20,000 रुपए हमारी जेब से चले गए, माइनस कर दो। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी वो लिख लेते हैं।
न्यू इक्वेशन क्या बनेगी देखते हैं। तो 50,000 में से 20,000 चले गए तो कितना बचा देखते हैं, ठीक है। न्यू इक्वेशन में आएगा यहाँ पर हमारे पास 50 में से 20 माइनस करेंगे तो 30,000, 30,000 रुपये तो ये बच गया। 50,000 रुपये का हमारे पास क्या है, स्टॉक है। 50,000 का क्या है, स्टॉक, प्लस 20,000 का क्या है हमारे पास, फर्नीचर है। और कैपिटल कितनी है, सेम 1,00,000 रुपए की। कैपिटल कितनी है, 1,00,000 की, सेम है, ठीक है। न्यू इक्वेशन हो गई थर्ड। अब एंट्री डालेंगे हम फोर्थ नंबर वाली। फोर्थ नंबर वाली एंट्री देखो क्या है, सोल्ड करे गुड्स 25,000 वाले, जिसकी कॉस्टिंग, जिसकी लागत, वो माल बेचा हमने जिसकी लागत यानी कि कॉस्ट 25,000 थी। हम माल कितने का खरीद के लाए थे, 50,000 रुपए का। इसमें से 25,000 का माल मैंने बेच दिया, पर बेचा 25 में थोड़ी है, प्रॉफिट कैसे हुआ फिर, इसको बेचा मैंने 35,000 में। 25,000 वाला माल कितने में बेचा, 35,000 में। बताओ प्रॉफिट कितना कमाया हमने। चलिए जी, जो स्मार्ट होगा वो तुरंत बता देगा। 25,000 वाला माल हमने 35,000 में बेचा, कितने रुपए कमाए हमने, 10,000 रुपए। प्रॉफिट कितना कमाया, 10,000 रुपए का। तो एंट्री डालते हैं फोर्थ, सेल्स वाली। हमने सेल्स की है भाई, तो हमें 35,000 रुपए मिलेंगे। मिलेंगे कितने, 35। बट हमारा जो स्टॉक गया वो तो गया सिर्फ 25,000 रुपए का। स्टॉक कितने का गया, 25,000 का। बट हमें कैश कितना रिसीव होगा, 35,000। ओके, तो न्यू इक्वेशन क्या बननी चाहिए, 30 प्लस 35, ये तो हो गया हमारे पास 65,000। 30 प्लस 35 ये कितना हो गया हमारे पास, 65,000, ठीक है। प्लस स्टॉक 25,000 रुपए से कम हो गया, फिर 20,000 हमारा फर्नीचर वैसे ही है। कैपिटल 1,00,000 रहनी चाहिए या बढ़नी चाहिए। अब मैंने अभी आपको बताया था कैपिटल तब बढ़ेगी जब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो माइनस। तो कैपिटल में प्लस कर दो 10,000 रुपए, भाई प्रॉफिट हुआ है ना, तो कैपिटल हो गई 1,10,000। जब कभी भी प्रॉफिट हो तो कैपिटल में जोड़ लेना, सिंपल सी बात है। लॉस हो तो कैपिटल में से माइनस कर लेना, ठीक है। तो 65,000, 25,000 प्लस ये 20,000 रुपए है, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 1,10,000 रुपए। इधर भी कितना है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में दोनों भी इक्वल है। अभी भी इक्वल है ना न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन जब भी निकले उसको चेक कर लो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। मैसेज स्मार्ट फर्नीचर वाज पेड इन कैश। अच्छा, फिफ्थ एंट्री देखो, एक मिनट, थोड़ी सी क्या गड़बड़ हो गई। जो ये थर्ड वाली एंट्री थी ना, इस एंट्री में क्या लिखा हुआ है बच्चों, फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसेज सम्राट फर्नीचर। इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे क्वेश्चन में, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये फर्नीचर कैश में नहीं खरीदा, कहीं नहीं लिखा इस लाइन के अंदर। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसेज सम्राट फर्नीचर, कितने का फर्नीचर खरीदा हमने बच्चों, 20,000 रुपए का। उसको पेमेंट हमने अभी नहीं करी, बाद में करी है। और ट्रांजेक्शन में, जब किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर किसी भी व्यक्ति का नाम दिया हो, सुनो ध्यान से, ट्रांजेक्शन में लिखा है सिर्फ हमने परचेज गुड्स या परचेज फर्नीचर, तब तो आप उसको कैश मानेंगे। बट लिखा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर श्याम, अब किसी व्यक्ति का नाम दे दिया, उस व्यक्ति का नाम दे दिया जिससे हमने माल खरीदा है, तो उस ट्रांजेक्शन को आप क्रेडिट परचेज मानेंगे, ठीक है। कैश परचेज नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, क्रेडिट, जब किसी का भी नेम गिवन होगा। तो थर्ड वाली एंट्री में क्या गिवन है, नेम गिवन है। तो इसको मैं ठीक कर देता हूं। देखो ठीक कैसे होगा, एक तो ये मिटाना पड़ेगा। भाई हमने जो फर्नीचर खरीदा था ना, वो उधार में खरीदा था। एक्चुअल में फर्नीचर हमने जो खरीदा था वो उधार में खरीदा था, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ। तो पेमेंट उस टाइम नहीं जाएगी, बाद में। एक बार थर्ड एंट्री दोबारा देखिए, फर्नीचर परचेज किया था हमने सम्राट फर्नीचर से, ओके, 20,000 का। तो 20,000 का फर्नीचर ये आ गया हमारे पास। साथ में हमारे पास यहाँ पर 20,000 की लाइबिलिटी भी आ गई, ओके सर। अगर नगद खरीदते तो क्या होता, 20, फिर तो ठीक था भाई, 20,000 रुपए गए, 20,000 का फर्नीचर आ गया। बट हमने उधार खरीदा था, कैसे पता चला, क्योंकि नाम लिखा हुआ है। नाम नहीं लिखा होता तो कैश में, नाम के साथ भी लिखा है कैश परचेज, फिर कैश मानेंगे। बट नाम के साथ कुछ और नहीं लिखा तो क्रेडिट परचेज मानेंगे, ठीक है। नाम दिया हुआ है ना सम्राट फर्नीचर, उसको बाद में पेमेंट करी हमने 5वीं एंट्री में, ठीक है। 20,000 का फर्नीचर हमने खरीद लिया। तो यहाँ पर कितने रुपए रहेंगे हमारे पास, भाई 50 के 50, क्योंकि 20,000 रुपए की हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई। तो न्यू इक्वेशन में 20,000 की लाइबिलिटी आ जाएगी। 35 और आ गए तो कितने हो जाएंगे ये अब, 85।
आंसर वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हमने कैश मान लिया था बट एक्चुअल है क्या, वो क्रेडिट परचेज है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, जो फिफ्थ एंट्री है। अब देना है सम्राट फर्नीचर को पेमेंट। पेमेंट किसको करनी है भाई, सम्राट फर्नीचर को पेमेंट कर दो। कितने की पेमेंट करें बताओ, पेमेंट कितने की करनी है, सम्राट फर्नीचर को पेमेंट कितने की करनी है। हमने फर्नीचर 20,000 का खरीदा था तो 20,000 की पेमेंट कर देंगे। ओके, 20,000 रुपए पेड और 20,000 की मेरी लाइबिलिटी भी खत्म। एक बात बताओ, किसी से आप उधार खरीदोगे माल तो क्या होगा, 20,000 रुपए का क्या था, मैंने फर्नीचर खरीदा था तब पैसे नहीं दिए थे, जिस दिन पैसे दूंगा उस दिन कर्जा उतर जाएगा। कर्जा भी खत्म, कैश भी कम। भाई आपकी जेब से पैसे भी तो जाएंगे जब तो कर्जा उतरेगा। 85,000 रुपए हैं आपके पास, किसी के 20 देने हैं, दे दो उसके। अब लाइबिलिटी हो गई नील, कैपिटल में 1,10,000 रुपए हैं। ठीक है, आपके पास फर्नीचर 20,000 का है और स्टॉक कितने का है, स्टॉक है हमारे पास 25,000 रुपए का, बट कैश कितना है हमारे पास, कैश है 65,000 का। ठीक है, ये फाइनल न्यू इक्वेशन, दिस इज फाइनल न्यू इक्वेशन। इसको नोट कर लो आप। ठीक है, इसको नोट करिए। नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन पूरा। ठीक है, नोट कर लिया इसको, तो इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी करते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे और क्वेश्चन कराऊंगा आपको प्रैक्टिस, जिसमें अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए जी, ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर, पढ़ने में समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, उनको भी बेनिफिट्स दें। ठीक है, जो हमारे फुल कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको फुल कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पूरा 11 क्लास का बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट पे अवेलेबल है। ठीक है, बाकी जो बच्चे फ्री में यूट्यूब लेक्चर्स हमारे देख रहे हैं वो हमसे जुड़े रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, किस वीडियो की जरूरत है वो भी कमेंट में हमें बताएं। चलिए जी, ओके, थैंक यू।